अक्टूबर ख़त्म हो चुका है और नवंबर स्टार्ट हो गया है और वैसे ही अब जाड़ों की भी शुरुआत होने ही वाली है बस। तो जो सर्दियों में गुलाब का पौधा है वो हमारा खूब हैवी फ्लावरिंग करता रहे। और ये जो गुलाब है, गुलाब का पौधा सर्दियों का बहुत अच्छा प्लांट है और ये सर्दियों में खूब भर भर के फूल देता है। तो अभी तक आपने अगर अपने गुलाब पे प्रूनिंग नहीं करी थी और या उसको कटाई छटाई नहीं करी है तो आप अपने गुलाब को अभी भी टाइम है, गुलाब की कटिंग और प्रूनिंग कर सकते हैं। और जो आज का हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। अगर आपका गुलाब का पौधा बिल्कुल भी नई ब्रांच नहीं निकाल रहा है या उसमें नई बड्स नहीं बन रही हैं या फिर बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे आपके गुलाब के पौधे में बड्स भी बनेंगी, कलियाँ भी बनेंगी और जो भी पत्तियां ख़राब हो रही हैं, पीली हो रही हैं या जो शाखाएं सूख गई हैं, स्टेम सूख रही हैं, तो उनके लिए ये जो खाद मैं बताने जा रही हूँ और जो मैं टिप्स बताने जा रही हूँ वो बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो आप अगर मेरे बताए हुई चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके गुलाब के पौधे में अनगिनत नई शाखाएं भी निकलेंगी और पौधा कलियां भी बनाएगा और फूल भी खूब बड़े बड़े खिलेंगे। तो ये मेरे गुलाब के पौधे हैं। मैंने अभी पिछले महीने ही इसकी कटिंग और कटाई छटाई करी थी। तो देखिए इसमें नई नई स्टेम भी निकली हैं और पत्तियां भी नई निकली हुई हैं। तो आपको भी इसी तरह से, अगर आपने अभी तक अपने गुलाब की कटाई छटाई नहीं की है, जो पुराने गुलाब हैं उनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हो जाती हैं तो उनकी आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये टाइम हार्ड प्रूनिंग का नहीं है, सॉफ्ट प्रूनिंग का ही है। तो हल्की हल्की आप उसकी कटाई छटाई शुरू कर दीजिए। और अगर नया पौधा है तो आपको सिर्फ उसमें से जो भी काली पत्तियां हो जाती हैं पौधे में, जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो सूखने लगती हैं, तो सिर्फ उन्हीं पत्तियों को निकालना है और नई पत्तियों को नहीं काटना है। और अगर आप अभी नर्सरी से नया पौधा लाए हैं तो उसकी आपको कोई भी कटाई छटाई नहीं करनी है। अगर कोई स्टेम सूखी हो तो सिर्फ उसी की कटाई छटाई करनी है। बाकी इसमें जो पौधे में काली पत्तियां हो जाती हैं, काले धब्बे पड़ जाते हैं या दाग हो जाते हैं, सिर्फ उन्हीं पत्तियों को हम पुरानी पत्तियों को निकाल देंगे ताकि जो भी एनर्जी गुलाब के पौधे में उन पत्तियों में लग रही है तो वो एनर्जी शाखाओं को निकालने में और बड्स को बनाने में, फ्लावरिंग करने में लगाए, ना कि ये पत्तियां जो हैं ये नुकसान देंगी आपके पौधे में, फंगस भी बनाएंगी और इसमें कीड़े भी लगने का ख़तरा रहता है। तो इन पत्तियों को काट के ज़रूर से निकाल दें जिसमें भी काले धब्बे पड़ रहे हैं और इस तरह से सारी पत्तियां जो होंगी वो हम निकाल देंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको 5 बातें बताऊंगी जिनको आपको ध्यान में रखना है और गुलाब का पौधा आपकी पूरी सर्दियां खूब फ्लावरिंग भी करेगा। अगर आपका गुलाब का पौधा सिर्फ शाखाएं निकाल रहा है और कलियां नहीं बन रही हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो बातों को मैं बताने जा रही हूँ उनको फॉलो करिए तो आपका गुलाब का पौधा पूरी सर्दियाँ फ्लावरिंग करता रहेगा। तो पहली टिप्स ये है कि अभी तक अगर आपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग कटाई छटाई नहीं की है तो वो कर लीजिए, लेकिन पुराने पौधे पर ही प्रूनिंग करनी है, नए पौधे को आपको नहीं करना है। और प्रूनिंग करने के बाद जब नई पत्तियां कोपलें निकलती हैं तो उसको आपको ट्रीटमेंट के साथ रखना है ताकि वो डाईबैक की प्रॉब्लम से ख़राब ना होने पाए, उसमें कीड़ों का अटैक ना होने पाए, फंगस ना लगे। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा और कुछ फर्टिलाइज़र भी ऐसे देने होंगे जिससे हमारा जो गुलाब का पौधा है वो खूब अच्छी फ्लावरिंग करे और खूब अच्छा घना और बुशी बन जाए। तो ये सारी पत्तियां एक एक करके इस तरह से निकाल देंगे और पौधा जो है, अगर जो खाली सूखी शाखाएं भी रह जाएंगी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे उसमें नई कोपली निकलेंगी, नई पत्तियां निकलेंगी और पौधा पूरा भर जाएगा। प्रूनिंग कैसे करना है अगर आपको ये जानना है तो मेरा पुराना वीडियो अगस्त में जो मैंने डाला था उसमें जाके आप मेरे चैनल पे देख लीजिए। तो प्रूनिंग करने का जो भी बेस्ट तरीका है वो उसमें पता चल जाएगा। तो दूसरी टिप्स ये है कि गुलाब के पौधे को फुल धूप में रखना है और इसको जो है जो भी खाद देनी है वो गुड़ाई करके ही देनी है। तो देखिए ये आलू के छिलकों का मैंने बनाया है फर्टिलाइज़र। आलू के छिलकों को सुखाकर और मैंने उसको मिक्सी जार में पीस लिया है और उसको मैं इस तरह से इसमें दे रही हूँ।
तो ये आलू के छिलकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये तो होता ही होता है। और जो पोटेशियम होता है, एनपीके होता है। और जो लोग एगिटेरियन हैं, अंडा खाते हैं, तो वो अगर अंडा डालना चाहें तो गुलाब के लिए ये बेस्ट खाद होती है। लेकिन अंडा और आलू का जो भी आप यूज़ करेंगे, इनमें दोनों ही चीज़ों में एक जैसे ही सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। अंडे में भी कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक, मैग्नीशियम, आयरन सब होता है। और आलू के छिलकों में भी पूरा यही सारे आयरन और मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस सब चीज़ें होती हैं। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं वो आलू के छिलकों को सुखा कर डाल सकते हैं, और जो अंडे के छिलकों को डालना चाहें तो वो अंडे के छिलकों को भी डाल सकते हैं। लेकिन अंडे के छिलकों को इस तरह से क्रश करके नहीं डालेंगे, क्योंकि मिट्टी में इसको डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है और ये खाद ज़्यादा फिर काम नहीं करेगी। तो पीसने के बाद इसको जो ये अंडे के छिलके होते हैं उसको क्रश करके आप मिक्सी जार में इसको पीस लीजिए, और पीस कर इसका एक पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। तो पाउडर जब आप इसमें मिट्टी में डालेंगे और जब उसके ऊपर से पानी पड़ेगा तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाएगा, और जो पौधा है उस सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जितने भी इसमें एनपीके और कैल्शियम और जो कुछ भी इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे पौधे को मिलेंगे। तो उससे जो है हमारी जो फ्लावरिंग है वो बहुत अच्छी होगी, फूल खूब बड़े बनेंगे और कलियां भी बड़ी बनेंगी और सूखेंगे नहीं। तो इस तरह से डाल के मिट्टी को मिक्स ज़रूर कर देना है। मिट्टी के ऊपर खाद को नहीं रखना है, क्योंकि अगर ऊपर खाद रहेगी तो उससे फंगस भी बनेगा और कीड़ों का अटैक भी हो सकता है। तो इसलिए इसको मिट्टी में मिक्स ज़रूर करेंगे। जो भी खाद हम डालेंगे उसको मिट्टी में मिक्स कर देंगे इस तरह से, क्योंकि मेरी मिट्टी जो है इसकी प्लांट की बिल्कुल सूखी हुई है और मैंने इसमें कल से पानी नहीं दिया था, तो इस वजह से ये भुरभुरी हो रखी है। तो इसलिए मैं इसको इसमें डाल के ऐसे मिला दूँगी। ध्यान ये रखना है कि आपको इसको पूरी धूप में रखना है। जो ये गुलाब का पौधा है ये बहुत धूप वाला पौधा है। उसको अब क्योंकि सर्दी आ रही है तो सर्दी में बहुत हल्की धूप रहती है, तो इसलिए पौधे को पूरे दिन भर की धूप में आपको इसको रखना है, ताकि इसकी जो मिट्टी है वो लैगी ना हो, बिल्कुल गीली ना हो, भुरभुरी सी बनी रहे और हल्की नमी भी बनी रहे। तो इसलिए धूप जो है वो मिट्टी में कीड़े भी ख़त्म कर देती है, और जितने भी सूखे पत्तियां हैं उनको भी हटा दीजिए उससे मिट्टी से, क्योंकि सूखी पत्तियों में कीड़ों का अटैक बहुत जल्दी होता है। जैसे ही पुराने पत्तों को आप हटाएंगे तो पौधा नई पत्तियां निकालने लगता है, नई नई ब्रांचेस निकालने लगता है। ये नींबू का छिलका है। देखिए, नींबू तो हम लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, उसके छिलके हम फेंक देते हैं। अगर उसको छिलकों को हम फेंकें नहीं और उसको स्टोर करके रख लें तो वो नींबू के छिलके बहुत काम आते हैं। इसकी जो गुलाब की जो मिट्टी होती है उसे एसिडिक सॉइल पसंद होती है, और एसिडिक बनाने के लिए हमारे किचन में ही ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने गुलाब के पौधे में डालेंगे तो उससे हमारी जो गुलाब के पौधे की सॉइल है वो एसिडिक हो जाएगी। तो मैंने 1 चम्मच यहाँ पे चाय पत्ती ली है। चाय पत्ती में नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन पेड़ों के लिए, गुलाब के पौधों के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स होता है आयरन का और नाइट्रोजन का। चाय पत्ती में फुल मात्रा में नाइट्रोजन होता है। तो इसको करना कैसे, इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये भी मैं बता रही हूँ कि नींबू के छिलकों को और चाय पत्ती 1 चम्मच पानी में डाल के आप रात भर के लिए इसको भिगो दीजिए, और इस तरह से जब ये भीग जाएगा तो देखिए इस कलर का चाय पत्ती अभी अपना सारा जितना भी नाइट्रोजन है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें निकालेगी, और नींबू के जो छिलके हैं तो उसमें भी जो सिट्रिक एसिड है वो भी इसमें पानी में मिक्स हो जाएगा। नींबू में क्योंकि विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होता है। चाय पत्ती आपको फ्रेश ही लेनी है, क्योंकि फ्रेश चाय पत्ती में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। निकली हुई जो चाय पत्ती होती है, चाय की बची हुई, उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, नाइट्रोजन जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसलिए हमें फ्रेश चाय पत्ती लेनी है, और इस तरह से इसको छान कर इसमें आधा ये वाला लिक्विड लेंगे और आधा फ्रेश पानी इसमें और मिला लेंगे इसको, क्योंकि डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है। और हम इसको डायरेक्ट इसमें सॉइल में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा
तेज़ होता है, ये नींबू का जो सिट्रिक एसिड होता है ये तेज़ होता है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र नहीं डालना है हमें अपने गुलाब के पौधे में। तो पानी ज़रूर से मिलाएंगे इसमें ताकि ये डाइल्यूट होके हल्का हो जाए। और जो ये लेमन पील हैं इनको जो है मैंने सुखा के इसलिए डाला है कि फ्रेश अगर आप उसी टाइम भिगाएंगे लेमन को तो वो जो होता है उसके जो छिलके होते हैं और उसमें जो इसकी जो स्किन होती है वो अगर थोड़ी सी भी मिट्टी में सॉइल में मिक्स हो गई तो वो फ़ौरन ही इसमें कीड़ों का अटैक हो जाएगा, एफिड्स और माइट्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए सुखाकर ही आप इसको इस्तेमाल करिएगा। सूखा हुआ जो आलू का छिलका है या ये लेमन पील है वो इसको माइट्स से और जो भी कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उसको नहीं लगने देगा। तो इसकी सॉइल को एसिडिक बना देगा ये लिक्विड जो है, और ये ज़रूर से आप इस्तेमाल करिए। चाय की पत्ती से जो पत्तियाँ होती हैं वो घनी और चमकदार होती हैं, और क्योंकि ये एक नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स है तो पानी में घोलकर इसको मिट्टी में ऐसे डाल देंगे। आप इसके स्टेम पे स्प्रे नहीं करिएगा, डायरेक्ट सॉइल में डालिएगा, तो ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र काम करेगा। और गुलाब की बढ़िया ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसको इस्तेमाल करिएगा। मैंने भी अपने प्लांट्स में डाला है, इससे मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है मेरा प्लांट जब मैंने इसको इस्तेमाल किया है। अगर फूल नहीं खिल रहे हैं तो मैं इसके लिए ये बहुत अच्छा सा एक फर्टिलाइज़र आगे बताने वाली हूँ। उसके लिए कुछ आप जो है प्याज के और उसके छिलके भी डाल सकते हैं। बनाना के केले के छिलके जो होते हैं उनको सुखा लीजिए, और केले के छिलकों को सुखाकर उसका भी पाउडर बना के आप डालेंगे तो वो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का फुल सोर्स होता है केले का छिलका भी, क्योंकि उसमें एनपीके भरपूर मात्रा में होता है केले के छिलकों में। और वैसे भी केला जो होता है उसमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर सारे ही सोर्स होते हैं, तो इसलिए केले का छिलका जो होता है वो भी इसके लिए बहुत अच्छी खाद होती है इसकी। लेकिन अब क्योंकि विंटर्स में सर्दियों में धूप बहुत हल्की हो जाती है तो मिट्टी जो है सॉइल में अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो बहुत टाइम लेती है इसको मिट्टी को सूखने में, जिससे क्या होता है कि अगर 2-3 दिन भी हमारे गमले की पॉट की मिट्टी गीली रहेगी तो वो उसमें बहुत जल्दी फंगस बनने का चांस रहता है। तो फंगस से बचाने के लिए हमें विंटर्स में ड्राई फॉर्म में ही फर्टिलाइज़र देना होता है, जिससे ज़्यादा पानी ना डालना पड़े पेड़ों पे। स्प्रे आप रोज़ाना करिए, क्योंकि जो इसकी स्टेम होती हैं वो बहुत जल्दी सूखने लगती हैं, तो आपको डेली स्प्रे करना है। लेकिन स्प्रे जो करना है वो सुबह के टाइम में ही करना है, क्योंकि सुबह जब आप अपने गुलाब के पौधे पे उसकी स्टेम पे स्प्रे करते हैं तो उससे जब धूप निकलती है तो धूप से आपके जो पौधे को खाना मिलता है, भोजन मिलता है, तो जो उसकी पत्तियां होती हैं, ये देखिए केले का छिलका है, और केले के छिलके को इस तरह से मैंने 3-4 दिन खूब अच्छी धूप में रख के सुखा के स्टोर कर लिया है, क्योंकि अब धूप तो इतनी अच्छी नहीं निकलेगी तो सूखने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें पहले से ही सुखा ली हैं, और इस तरह से मैंने केले के छिलकों का मिक्सी जार में डाल के एक अच्छा सा पाउडर बना लिया है दरदरा सा। और अब ये मैं इसी सॉइल में गुलाब के पौधे में दे दूँगी, ताकि इससे पूरा एनपीके इस प्लांट को मिले, और जो बड्स बननी है और जो नई पत्तियाँ और ब्रांचेस निकलनी है उसमें ये केले के छिलके का पाउडर हेल्प करेगा। तो देखिए ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बाहर से केमिकल फर्टिलाइज़र महंगे भी होते हैं, और हमारे प्लांट्स के लिए इतने ज़्यादा डालना अच्छे भी नहीं होते हैं। कुछ टाइम के बाद प्लांट डेड हो जाता है, फ्लावरिंग करना ख़त्म कर देता है, बंद कर देता है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करेंगे उतने ही ज़्यादा आपका पौधा जल्दी ख़राब होगा। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स आप यूज़ कीजिए। ये सब जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ ये मैं अपने प्लांट्स पे इस्तेमाल करती हूँ, जिसके वजह से मेरे प्लांट्स बहुत हेल्दी रहते हैं, फ्लावरिंग भी खूब करते हैं और खूब बुशी और घने भी बने रहते हैं, और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, कोई नुकसान भी नहीं होता है, क्योंकि ये चीज़ें हम खुद अपने घर में खाते हैं। आलू
हम लोगों के खुद खाने में खाया जाता है, प्याज भी खाते हैं, और ये जितनी भी चीज़ें हम बनाना है ये हम खुद इस्तेमाल करते हैं। तो पेड़ पौधे भी हमारी ही तरह सांस लेते हैं, उनको भी सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उनको भी हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो जितना भी आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम जो कुछ भी हमें चाहिए होता है, हमारी बॉडी को चाहिए होता है, इसी तरह से हमारे प्लांट्स को भी ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं ये बहुत इजी हैं बनाने में और हमारे किचन से ही निकले हुए होते हैं, तो इसलिए इनको ख़रीदना या बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और अगर ये एक साथ बना के आप रख लीजिए तो इससे आसानी हो जाएगी और आप 15-15 दिन पे इस तरह से आप दे सकते हैं फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में। एक साथ सारे फर्टिलाइज़र आपको नहीं देने हैं, 15-15 दिन के गैप से आप 2-3 फर्टिलाइज़र एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आलू के छिलके और बनाना के छिलकों को आप पीस के एक साथ डाल सकते हैं, चाय पत्ती को साथ में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे अगर फर्टिलाइज़र एक साथ यूज़ करेंगे तो वो फ़ायदा करने के बजाय हमारे प्लांट्स को और नुकसान पहुंचाएंगे। तो देखिए मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में डालती हूँ तो मेरे प्लांट्स बिल्कुल लश, ग्रीन और हेल्दी बने रहते हैं और उसमें किसी भी तरह का कोई कीड़ों का अटैक भी नहीं होगा। अगर आपके पौधे में कीड़ों का अटैक हो रहा है या फंगस लग रही है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे हर 3 से 4 दिन में कर सकते हैं, या फिर नीम ऑयल का स्प्रे ना करना चाहें तो फंगीसाइड पाउडर 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोलकर और उससे स्प्रे कर देंगे तो वो भी बहुत, उससे कीड़े नहीं लगेंगे और हेल्दी हो जाएगा प्लांट। तो देखिए खाद जो भी देनी है वो आपको अपने पॉट साइज़ के हिसाब से और अपने पौधे के हिसाब से देना है, क्योंकि मैंने अपने पॉट साइज़ के हिसाब से और पौधे के हिसाब से ही दिया है। आपका अगर और ज़्यादा बड़ा पॉट हो, ज़्यादा घना पौधा हो तो आप उस हिसाब से दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज गुलाब के पौधे की सर्दी के टाइम में देने वाले फर्टिलाइज़र की बात, और सारे फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक हैं तो आप इनको ज़रूर से दीजिए। अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।